डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा यूपीपीसीएल TG2 इम्पॉर्टेंट MCQ सेट 2 से संबंधित है। इसके पहले का जो वीडियो था यूपीपीसीएल TG2 MCQ इम्पॉर्टेंट सेट 1 से संबंधित था, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और ये जो सेट चल रहा है, इस सेट के माध्यम से हम पीछे जितना भी सिलेबस है टेक्निकल का, उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है या अपकमिंग एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कस किया जाए। यूपीपीसीएल TG2 इम्पॉर्टेंट MCQ सेट 2 सेट 1 अगर अभी तक आपने हमारे नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके सेट 1 को देखें, जिससे कि आपका जो पीछे का सिलेबस है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज के माध्यम से आपका आसानी से रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। यूजेटी क्या होता है? यूजेटी को हम कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमें बताया कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, यूनी जंक्शन और बाइपोलर जंक्शन। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे यूजेटी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे बीजेटी कहते हैं। तो एक यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? तो यूजेटी में ऑप्शन है A1, ऑप्शन B है 2, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है 4। तो यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, धारा लाभ वोल्टेज लाभ का मान 1 से अधिक होता है। धारा लाभ क्या होता है? जिसे हम वोल्टेज गेन कहते हैं। करंट लाभ क्या होता है? जिसे धारा लाभ वोल्टेज लाभ धारा लाभ क्या होता है? जिसे हम करंट गेन कहते हैं। वोल्टेज लाभ क्या होता है? जिसे वोल्टेज गेन कहते हैं। तो यहाँ पे धारा लाभ या वोल्टेज लाभ क्या होता है? तो धारा लाभ को कह सकते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और वोल्टेज लाभ को हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो कह रहा है कि किस विन्यास के लिए या किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए धारा लाभ व वोल्टेज लाभ का मान 1 से अधिक होता है। तो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर को हम 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर, एक होता है कॉमन एमिटर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? बेस को हम कॉमन करते हैं, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर को कॉमन करते हैं, और कॉमन एमिटर में एमिटर को कॉमन करते हैं। तो पूछ रहा है किस प्रकार के विन्यास के लिए धारा लाभ और वोल्टेज लाभ का मान 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए देखे, कह रहा है कॉमन बेस अभिविन्यास, ऑप्शन बी है कॉमन एमिटर अभिविन्यास, ऑप्शन सी है CC, जिसका मतलब होता है कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास, और ऑप्शन डी है सभी। तो जो धारा लाभ या वोल्टेज लाभ 1 से अधिक होता है वो कॉमन एमिटर अभिविन्यास के लिए होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी उठ सकता है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के अभिविन्यास का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जो कॉमन एमिटर अभिविन्यास है या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका उपयोग हम लोग अपने ट्रांजिस्टर सर्किट में ज़्यादा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाए तो रीडिंग। मल्टीमीटर में क्या होता है? बैटरी का प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर में जो बैटरी का प्रयोग होता है वो पूछ रहा है हमसे कि मल्टीमीटर की बैटरी, मल्टीमीटर में बैटरी लगा होता है, तो मल्टीमीटर की अगर बैटरी डाउन हो जाए, बैटरी कमज़ोर हो जाए, तो रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 0 देगा, ऑप्शन बी है अधिक देगा, ऑप्शन सी है कम देगा, और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मल्टीमीटर की अगर बैटरी कमज़ोर हो जाए तो जो रीडिंग है वह रीडिंग आपको क्या करेगा? कम बताएगा, कम रीडिंग देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है मेगर की रीडिंग होती है। मेगर क्या होता है? मेगा ओम मीटर। मेगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेगर इज इक्वल टू, मेगर को हम लिख सकते हैं मेगा ओम मीटर, मेगा प्लस ओम मीटर। मेगर क्या बताता है? मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बताता है, मेगर कंटिन्यूटी को बताता है, इसको याद रखिएगा। तो मेगर की रीडिंग होती है किलो ओम में, सेकंड ऑप्शन है ओम में, ऑप्शन सी है मेगा ओम में, ऑप्शन डी है मिली ओम में। तो मेगर की जो रीडिंग होती है वह मेगा ओम में होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बिना लोड DC सीरीज मोटर की गति होती है।
बिना लोड डीसी सीरीज मोटर की गति होती है। तो यह आपको डीसी मोटर जब पढ़ाया जा रहा था तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था सभी मोटर के बारे में, डीसी सीरीज मोटर हो, डीसी शंट मोटर हो, कंपाउंड मोटर हो। तो डीसी सीरीज मोटर की क्या विशेषता होती है, डीसी शंट मोटर की क्या विशेषता होती है, डीसी कंपाउंड मोटर की क्या विशेषता होती है, ये सब सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। तो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड हम कभी स्टार्ट नहीं करते, यह आपको बताया गया था। अगर बिना लोड हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी गति जो होगी अनंत गति पर वह चलेगा। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 1000 आरपीएम और ऑप्शन डी है 3000 आरपीएम। तो बिना लोड डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे तो इसकी गति क्या होगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करा रेफ्रिजरेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, रेफ्रिजरेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है। इसके पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से संबंधित था जो आपसे पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर का जो हार्ट होता है वो क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर का जो हार्ट होता है वो आपका क्या होता है पूछा गया था, तो वो होता है आपका कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो ऑप्शन ए है किलो में, ऑप्शन बी है टन में, ऑप्शन सी है लीटर में और ऑप्शन डी है ओम में। तो जब भी रेफ्रिजरेटर की रेटिंग होती है वह आपका लीटर में होता है। कितने लीटर का रेफ्रिजरेटर है, 150 लीटर का है, 350 लीटर का है, 400 लीटर का है। तो वह जो रेफ्रिजरेटर की जो रेटिंग होती है वह लीटर में होती है, इसको याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रांसफार्मर में प्रेरकी लोड होने के कारण रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में जब इंडक्टिव लोड देंगे तो उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या यूनिटी होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक ट्रांसफार्मर में प्रेरकी लोड होने के कारण रेगुलेशन होता है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो जो प्रेरकी लोड होता है, प्रेरकी लोड के कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो धनात्मक होता है, जबकि कैपेसिटी लोड होगा तो कैपेसिटी लोड में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह ऋणात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर उपयोग होता है। तो मिक्सर ग्राइंडर यानी जो घर का मिक्सर होता है, मिक्सर में कौन सा मोटर होता है। तो मिक्सर का जो स्पीड होता है बहुत अधिक होता है, तो अधिक स्पीड होता है और उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग। एक छोटा सा आर्मेचर होता है, तो उस आर्मेचर पे हम एसी वाइंडिंग और डीसी वाइंडिंग दोनों करते हैं। तो एसी वाइंडिंग डीसी वाइंडिंग किस पे होता है, ऑप्शन ए है डीसी मोटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी है प्रेरण मोटर, ऑप्शन डी है एसी मोटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संट फील्ड को आर्मेचर के साथ जोड़ा जाता है। संट फील्ड को आर्मेचर के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है यही पूछ रहा है। तो जो हमारा डीसी शंट मोटर होता है, जो हमारा डीसी मोटर होता है वह कनेक्शन संयोजन के आधार पर या सेल्फ एक्साइटेड मोड के आधार पर वह 3 प्रकार का हो गया हमारा, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो जो सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है। जो डीसी शंट मोटर होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल या समांतर क्रम में होता है। और जो कंपाउंड मोटर होता है, कंपाउंड मोटर को हम 2 प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। तो यहाँ पे देखिए शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए है श्रेणी में, ऑप्शन बी है समांतर में, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा शंट फील्ड होता है वो आर्मेचर के साथ समांतर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्रीपिंग दोष किसमें होता है। क्रीपिंग यानी रेंगना। तो आपको पता है कि जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक लोड पर हमारा मीटर का जो नीडल है या कह सकते हैं कि जो एनालॉग मीटर पहले होता था, अब तो डिजिटल मीटर आ गया। एनालॉग मीटर में क्या होता था कि जो उसका पॉइंटर है, पॉइंटर उस पर एक डिस्क लगा होता है, वह डिस्क रोटेट करते हुए एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो हम कहते थे कि जो हमारी रीडिंग है वह 1 यूनिट कंप्लीट हो गई।
तो वो जब हम लोड अधिक देंगे तो डिस्क के घूमने की जो रेट होगी वो अधिक होगी, और लोड हम कम दे रहे हैं तो वह धीरे धीरे घूमेगा। तो लेकिन कभी कभी होता क्या है कि क्रीपिंग दोष के कारण बहुत अधिक लोड देने पर वह धीरे धीरे घूमता है, या लोड न देने पर बहुत तेज से घूमता है, इससे उसी को हम कहते हैं क्रीपिंग दोष या रेंगने का दोष। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्रीपिंग दोष किस में होता है, तो ऑप्शन ए है वाट मीटर में, ऑप्शन बी एनर्जी मीटर में, ऑप्शन सी ओम मीटर में, ऑप्शन डी है सभी में। तो जो क्रीपिंग दोष होता है वो आपका एनर्जी मीटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक शक्ति उप परिपथ में भार से अधिक नहीं होता है। एक शक्ति उप परिपथ में भार से अधिक नहीं होता है, तो ऑप्शन ए है 1200 वाट, ऑप्शन बी है 600 वाट, ऑप्शन सी है 3000 वाट और ऑप्शन डी है 4000 वाट। तो यह आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक शक्ति उप परिपथ में जो भार होता है वह 3000 वाट से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर को हम कह सकते हैं कि द कॉस वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और धारा के बीच का जो फेज कोण है उसी का कास मान हमारा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो कह रहा है कि धारा और वोल्टेज फेज में है। फेज में होने का मतलब यह कि दोनों के बीच जो फेज कोण है वह 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री का जब हम कास वैल्यू निकालेंगे तो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है लीडिंग, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो जब वोल्टेज और धारा दोनों फेज में होंगे तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, यूनिटी होगा। तो यहाँ 1 यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो आपको 1 न दे के यूनिटी भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 को हम यूनिटी भी लिख सकते हैं। तो जब वोल्टेज और धारा दोनों फेज में होगा तो उस स्थिति में जो पावर फैक्टर होगा हमारा 1 होगा, जिसे हम यूनिटी भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक सामान्य मिक्सर मोटर होता है। सामान्य मिक्सर मोटर जो होता है, तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि मिक्सर मोटर में जो मोटर प्रयोग होता है वह कौन सा होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है, जिसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो सामान्य मिक्सर मोटर होता है, उसकी रेटिंग पूछ रहा है कितने वाट का होता है। तो ऑप्शन ए है 120 वाट, ऑप्शन बी है 1000 वाट, ऑप्शन सी है 4000 वाट और ऑप्शन डी है 400 वाट। तो जो मिक्सर मोटर सामान्यतः होता है वह 400 वाट का होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कह रहा है विद्युत की चालक गैस कौन कौन सी है, या विद्युत की चालक गैस कौन सी है। तो हमें पता है कि जो गैस फ्लो होता है वह सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो विद्युत की चालक गैस कौन कौन सी है, तो ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है सभी। तो जो आर्गन, नियान, हीलियम है, ये सभी विद्युत के चालक गैस हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि 750 वाट के ओवन के लिए एमसीबी की धारा रेटिंग होगी। 750 वाट के ओवन के लिए एमसीबी की धारा रेटिंग होगी। तो हमें पता है कि जो एमसीबी की धारा रेटिंग होती है, जो वह करंट का रेटिंग होता है उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा अधिक होता है एमसीबी की धारा रेटिंग। तो यहाँ 750 वाट के ओवन के लिए जब एमसीबी की धारा रेटिंग हम निकालेंगे तो जो करंट होगा ओवन का, तो ओवन के अंदर जो करंट होगा वह क्या होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या है हमारा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दे दिया कि 750 वाट दिया, पावर की वैल्यू दे दिया, तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब हम यहाँ से I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई वी। P का वैल्यू है 750, V 230 वोल्ट। अब करेंगे तो यह लगभग आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर से थोड़ा सा अधिक आएगा। अब 3 एम्पियर का जब थोड़ा से अधिक वैल्यू है, मान के चलिए आ गया हमारा 3.2 एम्पियर आ गया। अब यह हो गया करंट की रेटिंग, इतना करंट हमारा ओवन से फ्लो होगा। 3.2 एम्पियर का करंट उस ओवन से फ्लो होगा। तो जो एमसीबी की धारा रेटिंग होगी वह जो करंट फ्लो हो रहा है उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा अधिक। जब 3.2 का आप 1.5 गुना करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा 4.8 के लगभग आएगा। तो 4.8 एम्पियर से थोड़ा सा अधिक वैल्यू आप देखेंगे तो 3 एम्पियर कम है, 15 एम्पियर बहुत ज़्यादा है। 15 एम्पियर का अगर एमसीबी लगा देंगे तो ओवन जल जाएगा, लेकिन एमसीबी हमारा ट्रिप नहीं होगा।
तो 15 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो करंट की रेटिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते और 15 एम्पियर रखेंगे तो ओवन हमारा जल गया, खराब हो गया, लेकिन एमसीबी जो है जिसमें बाईमेटेलिक पत्ती है वो कभी भी ट्रिप नहीं होगी। 10 एम्पियर भी बहुत अधिक है। अब कहाँ 3 एम्पियर का करंट ले रहा है, कहाँ 10 एम्पियर का। अगर एमसीबी हम लगा देंगे तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, एमसीबी हमारा खराब, ओवन खराब हो जाएगा, लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो यह हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट है तो गेट आपको पता है जनरल जो सामान्य गेट होता है, जो बेसिक गेट होता है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब यह है कि उस गेट की सहायता से हम बाकी किसी भी गेट को गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे। तो यूनिवर्सल गेट जो होता है एंड और नार नहीं है। ऑप्शन बी देखिए नार और नैंड, ऑप्शन सी है नैंड और आर, और ऑप्शन डी है सभी। तो जो यूनिवर्सल गेट होता है वह नैंड गेट और नार गेट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा कि भूमि के विभव का मान होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, तो अर्थ का पोटेंशियल ऑप्शन ए है इनफाइनाइट, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 वोल्ट, ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। तो जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो आपका 0 वोल्ट होता है, इसको याद रखिएगा। 0 वोल्ट होने की वजह से ही आपका जो करंट होता है, लीकेज करंट होता है, वह आसानी से अर्थ में चला जाता है। अब 18 नंबर देखिए, स्लिप रिंग मोटर में हमेशा वाइंडिंग होती है। स्लिप रिंग मोटर, रोटर कह सकते हैं कि स्लिप रिंग रोटर का हम उपयोग करते हैं। इंडक्शन मोटर में 2 टाइप के रोटर का प्रयोग करते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज टाइप और दूसरा होता है स्लिप रिंग, या हम कह सकते हैं कि वाउंड रोटर। वाउंड रोटर का प्रयोग हम स्लिप रिंग मोटर में करते हैं। स्क्वायरल केज जो रोटर होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल केज, एक होता है डबल केज। तो स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं, जबकि वाउंड रोटर का प्रयोग जो हम करते हैं वह स्लिप रिंग मोटर में करते हैं। तो कह रहा है कि स्लिप रिंग रोटर में हमेशा वाइंडिंग कौन सी होती है, तो ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है डेल्टा, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्लिप रिंग मोटर होता है उसमें हम हमेशा स्टार कनेक्टेड या स्टार वाइंडिंग का रोटर उपयोग करते हैं, जिसके रोटर में स्टार वाइंडिंग या स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जंपरों के फेज से फेज दूरी क्या होता है। जैसे एक फेज से दूसरे फेज के बीच अगर हम जंपर लगा दें तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी हमें बताना है। तो ऑप्शन ए 0.3 मीटर, ऑप्शन बी है 0.4 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर, ऑप्शन डी है 0.91 मीटर। इसको देख लीजिए, कह रहा है कि जंपरों के बीच फेज से दूरी क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 0.3 मीटर, ऑप्शन सेकेंड है आपका 0.4 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 0.5 मीटर, और ऑप्शन फिफ्थ जो है 0.91 मीटर। तो जो हमारा जंपरों के फेज से फेज के बीच की दूरी जो होती है वह 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो 0.91 मीटर इज द राइट आंसर। तो क्या सही हो जाएगा, 0.91 इज द राइट आंसर। यह याद रखिएगा, बहुत ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चूँकि यह यूपीपीसीएल के ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो, जो कि प्रैक्टिकल से ही वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। तो वह 0.91 मीटर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ज़्यादा कंडक्टिव पदार्थ होगा या कंडक्शन करने वाला पदार्थ होगा। तो 20 नंबर देखिए, कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में होते हैं प्रथम बैंड, ऑप्शन बी है द्वितीय बैंड, ऑप्शन सी है तृतीय बैंड, और ऑप्शन डी है कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्शन बैंड होता है, एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो जो एनर्जी बैंड के आधार पे जब हम पदार्थों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करते हैं तो उसमें हमारा कंडक्टर भी आता है, इंसुलेटर भी आता है और सेमीकंडक्टर भी आता है। तो एक बैंड होता है बैलेंस बैंड, जिसमें हमारे जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के जो फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बैलेंस बैंड में जाते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा उसमें कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में होते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम बैंड, ऑप्शन बी है द्वितीय बैंड, ऑप्शन सी है तृतीय बैंड, और ऑप्शन डी है कंडक्शन बैंड। तो डी इज द राइट आंसर। कंडक्शन बैंड में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसका व्यास सबसे अधिक होगा? व्यास यानी डायमीटर, विच डायमीटर है, विच वैल्यू हैव द हाईएस्ट डायमीटर? तो देखिए 10 SWG, 20 SWG, 30 SWG, 50 SWG। तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 देखने में बड़ा लग रहा है, 50 की वैल्यू अधिक है तो इसका व्यास अधिक होगा। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे किसी भी वायर का, किसी भी केबल का हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं, 0 से 32 नंबर तक उसमें खांचे बने होते हैं, और जिस खांचे पे या जिस खांचे में, जिस स्लॉट में हमारे वायर का कोर फिट हो जाए वह उसका डायमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 SWG, 20 SWG, 30 SWG, 50 SWG। इसमें क्या होता है, SWG मान जितना अधिक होगा उसका व्यास उतना कम होगा, SWG मान जितना कम होगा उसका व्यास उतना अधिक होगा। तो कह रहे हैं कि किसका व्यास सबसे अधिक होगा? तो 10 SWG वाले वायर का व्यास सबसे अधिक होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसकी चालकता अधिक होती है? विच मटेरियल हैव द, या कह सकते हैं कि विच हैज़ द हाई कंडक्टिविटी? किसकी चालकता अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, आयन की? तो जो चालकता या कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है वह आयन की अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? यूपीएस की रेटिंग मापी जाती है। यूपीएस की रेटिंग किसमें होती है? तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसका हम उपयोग करते हैं जब कंप्यूटर चलाया जाता है। तो बाई चांस मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं और काम के दौरान ही बिजली चली जाए, तो हमें जब अब दोबारा जब बिजली की सप्लाई पुनः आ गई तो उस समय में वही काम फिर से करना पड़ेगा। तो इस काम से बचने के लिए, या कह सकते हैं कि इस डाटा लॉस से बचने के लिए हम यूपीएस सिस्टम अपने कंप्यूटर के साथ सेट करते हैं, जिसका कि पावर बैकअप होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे तक पावर बैकअप होता है। तो बिना सप्लाई आए, बिना डाटा लॉस हुए हम अपने सिस्टम को 1-1.5 घंटे तक और चला सकते हैं, जिससे कि हमारा डाटा लूज ना हो, जो हम काम कर रहे थे वह सेफ रहे और हम यूपीएस की सहायता से अपना काम कर सके। तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस की रेटिंग मापी जाती है ओम में, ओम मीटर में, वीए में, वाट में। तो जो यूपीएस की रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होता है, वीए में होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? मध्यम वोल्टेज श्रेणी में आता है। तो वोल्टेज की जो कैटेगरी होती है वो वोल्टेज को हम कई कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज जो होता है हमारा वह कह सकते हैं कि 230 वोल्ट तक होता है। जो मीडियम वोल्टेज होता है वह 250 से 650 वोल्ट तक होता है। अब इसके ऊपर का जो वोल्टेज होता है वह हमारा हाई वोल्टेज होता है, और 33 kV से अधिक जो वोल्टेज होता है उसको हम एक्स्ट्रा हाई या EHV लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्यम वोल्टेज श्रेणी में होगा 33 kV से ऊपर, 650 वोल्ट से ऊपर, 250 से 650 वोल्ट तक और 250 वोल्ट तक। तो जो मध्यम वोल्टेज की कैटेगरी होती है वह 250 से 650 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल मुख्य पोल के कितने भाग पर होता है? जब शेडेड पोल मोटर होता है तो जो मेन पोल होता है, मेन पोल के कुछ भाग पर हम शेडेड पोल स्थापित करते, एक मोटा तार लगा देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कितने भाग पर मुख्य पोल के या मेन पोल के कितने भाग पर शेडेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 2 गुने भाग पर। तो जो शेडेड पोल होता है या शेडेड मोटर में जो शेडेड पोल वाइंडिंग हम स्थापित करते हैं मेन पोल पर, मेन पोल का 1/3 भाग, 1/3 भाग पर ही हम शेडेड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल मुख्य पोल के कितने भाग पर स्थापित किया जाता है। तो अगर शेडेड मोटर आप पढ़े होंगे तो शेडेड पोल मोटर में क्या होता है कि मेन पोल के कुछ भाग पर ही हम मोटे तार के द्वारा शेडेड पोल वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जो कि हमारा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यह पूछ रहा है कि वही जो हमारा मोटा तार हम कितने भाग पर स्थापित करेंगे। तो मेन पोल पर तो मेन वाइंडिंग हो गया। अब मेन पोल के ही कुछ भाग पर हम शेडेड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जो मेन वाइंडिंग से अलग होता है। और शेडेड वाइंडिंग होता क्या है कि उतने भाग पर मोटा तार हम स्थापित कर दें, इस्टेब्लिश कर दें। तो कह रहा है कि वह कितना भाग होता है मेन पोल का? तो वो 1/2, 1/3, 1/4, 2 गुना।
तो मेन पोल का 1/3 भाग पर हम मोटे तार के द्वारा शेडेड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट पर हम क्या करते हैं कि मेन पोल या फील्ड पोल स्थापित करते हैं, जिसपे मेन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, अल्टरनेटर के रोटर को किस सप्लाई से संयोजित करते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को, अल्टरनेटर क्या होता है जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं, जिसका आउटपुट होता है एसी। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जैसे जो कि कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी को, ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति या ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर हमारा दो प्रकार का होगा, एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। तो जो एसी जनरेटर होता है उसी को अल्टरनेटर कहते हैं। तो अल्टरनेटर के रोटर को किस सप्लाई से संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है एसी, ऑप्शन बी है डीसी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है कि एक स्थायी मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हैं कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उसको हम डीसी सप्लाई से संयोजित करते हैं। और वह जो डीसी सप्लाई होगा चाहे एक छोटे बैटरी से या डीसी शंट जनरेटर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, बड़े आकार के अल्टरनेटर में फ्लक्स होता है। बड़े आकार के अल्टरनेटर में, बड़े आकार का अल्टरनेटर जिसका आउटपुट वोल्टेज अधिक हो, जिसका कह सकते हैं कि अधिक से अधिक एसी वोल्टेज जिसके आउटपुट से हम ले सकते हैं, वह बड़े आकार का अल्टरनेटर हो गया। तो बड़े आकार के अल्टरनेटर में पूछ रहा है कि जो फ्लक्स होता है वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है स्टैटिक स्थिर, ऑप्शन बी है रोटेटिंग, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आकार के अल्टरनेटर में जो फ्लक्स होता है वह हमारा रोटेटिंग फ्लक्स होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, साइलेंट पोल रोटर है। साइलेंट पोल रोटर, तो जैसे अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर का प्रयोग करते हैं, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। तो अल्टरनेटर में दो प्रकार का रोटर कौन कौन सा हो गया, एक होता है साइलेंट पोल, एक होता है नॉन साइलेंट पोल। तो एक में क्या होता है, साइलेंट पोल में हमारा जैसे कह सकते हैं कि साइलेंट पोल का व्यास अधिक होता है, अच्छी लंबाई कम होती है। जबकि नॉन साइलेंट पोल में क्या होता है, व्यास कम होता है, उसकी एक्सियल लेंथ अधिक होती है, वह बेलनाकार आकार का होता है। तो साइलेंट पोल रोटर में ऑप्शन ए है कि अच्छी लंबाई कम होती है, कि अच्छी लंबाई अधिक होती है, का व्यास कम होता है, का व्यास अधिक होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इसका व्यास अधिक होगा, उसकी तुलना में एक्सियल लंबाई एक्सियल लेंथ जो होगा वह कम होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अल्टरनेटर में वितरण गुणांक का मान लगभग होता है। अल्टरनेटर में वितरण गुणांक का मान लगभग होता है। तो ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 0.95, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नहीं आएगा तो फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, बड़े अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग है। बड़े प्रकार के अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग क्या है। तो ऑप्शन ए है आर्मेचर, ऑप्शन बी है पोल, ऑप्शन सी है ब्रश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आकार के अल्टरनेटर में जो हमारा होता है वो पोल रोटेट करता है। तो बी इज द राइट आंसर। घूमने वाला जो भाग होगा वह पोल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, थोड़ा सा हिंट आपको कर दें, अल्टरनेटर में वितरण गुणांक जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को केडी से प्रदर्शित करते हैं। केडी इज इक्वल टू होता है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम बीटा बाई एम साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, इसके बराबर होता है। तो इस यहाँ से केडी का मान पूछ रहा है कि केडी का मान कितना होगा, आपको बताना है। तो इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप फोर्स करेंगे या कमेंट के द्वारा हमें यह बताएंगे कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो आपको ज़रूर इसका आंसर बताया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।